हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्रिप्टो फायर के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं वजीरेक्स के रिगार्डिंग। देखिए वजीरेक्स से कुछ हो तो जा नहीं रहा और बाकी ये अनदर एप्लीकेशन पे एलिगेशन लगाने का काम इसने अभी भी बंद नहीं किया। भाई पहले खुद की स्थिति देख ले क्या है। तो अगर 1 साल पूरे हो गए और अभी तक तुमने यूजर्स के फंड को रिटर्न नहीं किया है और बाकी कॉइन डीसीएक्स ये कर रहा है, कॉइन स्विच ये कर रहा है और एलिगेशन इसका रुक ही नहीं रहा है। तो चलिए डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं क्या क्या हुआ। अगर अभी आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिल पाए। तो चलिए न्यूज को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स मूविंग यूजर फंड आफ्टर वजीरेक्स एलिगेशन। यानी कि वजीरेक्स का ऐसा कहना है कि जब हमारा हैक हुआ उसके बाद जो है मतलब कॉइनडीसीएक्स ने ये भी कहीं बाहर अपना मतलब क्रिप्टो को स्टोर करता था कहीं अनदर कंट्री में, अपने इंडिया में नहीं, तो वहां से इन्होंने मूव किया है। ये ऐसा एलिगेशन वजीरेक्स का लगाना है तो जिसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। भाई तेरा प्लेटफॉर्म हैक हुआ है और ना तू इंडिया में केस अपना ओपन कर रहा है तो फिर कॉइन डीसीएक्स क्या कर रहा है, कॉइन स्विच क्या कर रहा है, इससे तेरा क्या मतलब? जहाँ तक कि कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो है बातों को उलझाने में, अपना सुफड़ा साफ करने में, ये बस जो है दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, यूजर्स का दिमाग भटकाएंगे कि देखो वो भी ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है। बाकी इन लोगों को भी जो है अपना इंडिया में फंड को रजिस्टर करना चाहिए और क्रिप्टो इंडिया में स्टोर करना चाहिए। तो चलिए इससे डिटेल से जानने वाले हैं आखिर इसके अंदर और क्या है। और बाकी जो है अभी देखिए बाइनेंस पे और जो है वजीरेक्स पे जो 2022 की डील होनी थी उस पे भी जो है इंडिया का इन्वेस्टिगेशन अब चालू हो गया और पता नहीं इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट कितने दिन में आएगा, इसका कुछ कह नहीं सकते। इंडिया इतना स्लो प्रोसेस से काम करेगा कि आते आते टाइम पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा। तो चलिए मेन न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या जो निकल के आई है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। जेटाई का पुनर्गठन जो मामला हुआ सिंगापुर कोर्ट में और जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करना होता था। यानी कोई भी प्लेटफॉर्म आप रन कर रहे हैं, जो भी फंड का ट्रांसफर हो रहा है, क्रिप्टो बाय सेल हो रहा है और केवाईसी हो रही है, उसका रिपोर्ट करना होता था। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है एक जेटाई जो है लैब करके कंपनी थी, इन्होंने कहा एफआईयू में इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब उसके देखिए उसके बाद क्या होता है। भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज की कई विशेष लाइसेंसिंग कानून नहीं थी, कोई भी कानून नहीं थी भाई, बस सिंपल उसमें भी रजिस्टर एफआईयू में अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में अगर रजिस्टर कर रहे थे तो सिंपल केवाईसी का डिटेल देना, ट्रांजैक्शन डिटेल देना और कुछ नहीं था। बाकी क्या होल्ड कर रहे हैं, कहाँ होल्ड हो रहे हैं, कहाँ मनी ट्रांसफर हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो 2023 में वित्त मंत्रालय के द्वारा यह धन संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है कुछ रिपोर्टिंग मतलब एंटिटी मानी गई, तो उसके हिसाब से जो है फिर इन्होंने रजिस्टर के लिए एफआईयू इंडिया को देनी होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया केवाईसी लेन देन रिकॉर्ड के लिए। और बाकी देखिए इसके साथ तो पंजीकरण कब आवश्यक होता था, जब कोई भारतीय रुपए आईएनआर में लेन देन करे, इसकी गतिविधि करता है। यानी आप क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये अपना सारा क्रिप्टो वॉलेट स्टोर करके रखते थे दूसरे कंट्री में किसी और प्लेटफॉर्म पर, उसकी वजह से हैक हो गया। तो अब वजीरेक्स के 5 से 10 बाप निकल के आने कि भाई जेटाई था, जेनमाई लैब है, पनामा में शिफ्ट कर रहे हैं और जेनसुई है। ये तो पहले कुछ ट्रांसपेरेंसी में कुछ था ही नहीं भाई, अभी ये नए नए नाम निकल के आ रहे हैं। जब सिंगापुर ने शिकंजा कसा तो जेटाई लैब 1, जेनसुई 2, उसके बाद जो एक जेमेनी लैब 3 और एक वजीरेक्स 4। अभी पता नहीं और कितने जब 15 तारीख को अभी रिपोर्ट आएगी उसमें पता नहीं कहीं और भी ना इसके बाप बढ़ जाए। आप देख सकते हैं और इसमें इस तरह के जो झोल दिख रहे हैं, यानी कि एफआईयू में क्या सिंपल क्या फाइनेंशियल इंडियन यूनिट में आपका सिंपल है कि यहाँ जो आपका मनी है नहीं आईएनआर में जो लेन देन करे वो आप बस रिपोर्ट कर रहे हैं। भाई क्रिप्टो में इतना ट्रांजैक्शन हो रहे हैं लाखों करोड़ों अरबों में उसका कोई ट्रांजैक्शन का डिटेल्स ही नहीं है। ठीक है, आईएनआर से समझ कार्य नहीं करती, या भारतीय ग्राहक को ऑनबोर्डिंग नहीं करती, एफआईयू के साथ अलग पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अब जेटाई की स्थिति देख सकते हैं, क्या जेटाई सिंगापुर में पंजीकृत कंपनी है या ना ही क्रिप्टो ट्रेडिंग आईएनआर क्रिप्टो ट्रेडिंग करती है। और ये आईएनआर क्रिप्टो ट्रेडिंग करती नहीं है, इसका मतलब आईएनआर क्रिप्टो ट्रेडिंग वजीरेक्स कर रहा था और वजीरेक्स जो है एफआईयू में यहाँ पे रजिस्टर का कोई मतलब उसका सबूत ही नहीं है, ना भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ती है। इसके विपरीत वजीरेक्स की आईएनआर सेवा प्रदान करने वाली इकाई जेमेनी लैब्स जो एफआईयू के साथ पंजीकृत है, जो पीएमएल के सभी नियम का पालन करती है। अब देखिए जनमाई लैब, पहले तो इसका कोई डिटेल्स ही नहीं था, सब कहते जेटाई लैब सिंपल, और वजीरेक्स नुकसान में जा रहा था तो जेटाई लैब और ये बाइनेंस और इसके बीच जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर यानी कि पहले बाइंग का प्रोसेस था बट ऐसा कोई डील ही नहीं हुआ, और बाद में जब जो है इंडिया में उस पर मतलब ट्रांजैक्शन बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए, जब उस पर ईडी की रेड पड़ी तो वो कहते हैं कि हमारा उनके साथ ट्रांजैक्शन होने वाला और हम उन्हें अपना प्लेटफॉर्म सेल करने वाले हैं, और जो है बाइनेंस टैग पीछे हट गया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ही जो जनमाई लैब्स जो कि
FIU में इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ और जो PMLA के सभी नियम को फॉलो कर रहा था। और उसके बाद देखिए अब एक अन्य उदाहरण क्या है इसका। अब वजेरेक्स जो एलिगेशन पे एलिगेशन थोप रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे देख सकते हैं GPINR कार्य भारत में होता है जो क्रिप्टो संचालन की अलग कंपनी द्वारा किया जाता है। CoinDCX INR का ही भारत में क्रिप्टो कस्टडी अमेरिका स्थित बिटको के जरिए होती है। भाई कुछ भी हो रहा है, सिंपल बात है, वो अपने फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूजर्स के फंड हैक ना हो। तो लेकिन तुम्हारे साथ तो हुआ, तुमने तो ऐसा कुछ अभी तक अपडेट ही नहीं किया यूजर्स को, मतलब कोई भी फंड कब मिलने वाला है, डेट पे डेट आ रही है, लगभग पिछले 1 साल से डेट ही मतलब एक्सटेंड हो जा रही है। अब 15 तारीख को देखते हैं, अभी ये दो प्रस्तुत करने वाले हैं अपना स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जैसे कि इन्होंने पहले अभी दिया वो तो फेल हो गया, अभी ये 2 नए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट देने वाले हैं। उसके बाद जैसे फुल अपडेट आती है उसकी, तो मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ साझा जरूर करूंगा। और देखिए बाइनेंस वैश्विक नेटवर्क के जरिए उपयोगकर्ताओं की सेवा दिसंबर 2025 में FIU नोटिस, यानी बस बाइनेंस ने जो है सारा यानी कि INR क्रिप्टो सारा लेन देन को FIU में रजिस्टर किया, सिर्फ बाइनेंस ने। अब बाकी अब ये लोग भी अपना करेंगे। उसके बाद देखिए यही निष्कर्ष है कि INR संबंधित कार्य होने वाली उपाय FIU में पंजीकरण करना होता है। और बाकी जटाई जैसे बैंक ऑफर संस्थाओं को FIU पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि INR लेन देन में भारतीय उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहे हो। यानी कि FIU में अगर INR से ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, FIU में रजिस्टर कराएं अथवा ना कराएं। अगर INR का हो रहा है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन वजेएक्स ऐसा कोई केस नहीं था। वजेएक्स जो है INR के फंड को भी, क्रिप्टो के फंड को भी, सबको जो है विदेशी प्लेटफॉर्म पे जनमाई लैब, जटाई लैब, जनसुई, अब तो अभी पता नहीं और कितने नाम सामने निकल कर आए, वहां से सारा ट्रेड करता। और इसी बीच हैक हुआ या फिर इनका हाथ है, भगवान जाने क्या है इसके पीछे, और देन जाके जो है अब अभी घुमा रहे हैं, 1 साल पूरे हो गए। तो अभी इस पे जो है शिकंजा कसना चाहिए। अब बाकी जो भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लेके जाते हैं 15 जुलाई को, अगर ये पास होता है तो कुछ प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, अगर पास नहीं हुआ तो देन जाके फिर एक और लंबा टाइम लग सकता है, लगभग 2 महीने और एक्सटेंड हो सकते हैं। तो चलिए जो भी अपडेट आती है मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, सी यू, मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।